नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। बंगाल में चुनाव दूर है, लेकिन सियासी तनाव वहां पर भरपूर दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव होता है और उसके बाद जबरदस्त सियासत दिखाई देती है कोलकाता से लेकर दिल्ली तक। राज्यपाल ने रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है और इन सबके बीच ममता और बीजेपी आमने सामने है, जहां बंगाल में जंगल राज बनाम नौटंकी तमाशे के आरोप लग रहे हैं। इन सबके बीच अगले महीने गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल का कार्यक्रम भी बन गया है, लेकिन जेपी नड्डा और ममता बनर्जी का वार प्रहार पूरे बंगाल की चुनावी राजनीति की कहानी इस वक्त बयां कर रहा है। ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है। ये मेरा चार्ज है। এই নরেন্দ্র মোদী বাবুদের সরকার শুধু পরিকল্পনা করে, নাটক তৈরি করে, নিজে তৈরি করে ঘটনা ভিডিওতে সাজিয়ে সব মিডিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর মিডিয়ার কোনো ক্ষমতা নেই ওদের মুখের উপরে একটি কথা বলবার। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। গুন্ডাকে নিয়ে গুন্ডামি করছে। কালকে হেস্টিংসে যান গিয়ে দেখুন কারা ছিল ওইটাতে, কারা ছিল তোমার দলে যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল, আমাদের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, তারা। তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক তৈরি করছো, তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক সাজাচ্ছ। টুইটারে ধরা পড়েছিল কে? ফেক টুইট করার জন্য তোমার আইটি কোম্পানি। ভুলে যেও না, ডোন্ট ফরগেট অল দিস। तो आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा दौर आपने देखा, जो कल दोपहर बाद से शुरू हुआ और उसके बाद आज सुबह तक दिल्ली में भी जबरदस्त हलचल और प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं जमीन पर। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या बंगाल में अगर 6 महीने बाद चुनाव होने और उससे पहले इस तरह की जो तस्वीर उभर कर आ रही है, क्या ऐसे ही चुनावी प्रक्रिया जो है आगे अंजाम दी जाएगी और क्या नेता वाकई कोई जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीएमसी सपोर्टर हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा आमिर हैदर जैदी साहब, लीडर सीपीआई, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा आ गए हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी, पहला सवाल मेरा आपसे, कल की घटना जो कुछ भी हुई उसके बाद जो तस्वीर ग्राउंड पर उभर रही है वो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन दिलीप घोष कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ये लिखते हुए कि बदला लेंगे। क्या मतलब है इस बात का? नहीं, देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, आज के इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में रिपोर्ट आया है, जो ममता दीदी आरोप लगा रही हैं कि नौटंकी हो रही है। 50 लोग पे हमला हुआ है, पत्थर फेंका गया है, 8 लोग अस्पताल में हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, सबकी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। और सौगत राय जी कहते हैं कि डायमंड हार्बर जाने की क्या जरूरत थी। अब सौगत राय जी आप बताएंगे हम लोग कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे? लोकतंत्र में देश का हर एक नागरिक उसकी जहां इच्छा वो वहां जा सकता है। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जितना आक्रमण करें, आप लोग जितने आताताई हो जाएं, हम लोग उसी बल से दोबारा जाएंगे। ममता दीदी और उनके टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, जनादेश देने का मन बना लिया है, इस प्रकार की दुर्घटना लोकतंत्र में हिंसा का स्थान कतई नहीं है। संवाद होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। पॉलिटिकली आप आइए, हम लोगों से लड़िए अगर आप लोगों में दम है तो। ये टीएमसी के झंडे लेकर के, टीएमसी का डंडा लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम करते हैं। और फिर आप बताते हैं सीआईएसएफ का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, सीआरपीएफ का क्या जुरिस्डिक्शन होता है। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गई है ममता दीदी।
दीदी की सरकार में जो कुशासन, जंगल राज बिहार से लगता है बंगाल शिफ्ट हो गया है, लेकिन बहुत दिनों तक हम ये चलने नहीं देंगे। मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से आज तक के दर्शकों को बताना चाहता हूं, नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि हम बदला लेंगे, तो क्या मतलब है इस बात का? संदेश क्या जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच? नहीं, बदला लेने का क्या अर्थ होता है मीनाक्षी जी? बदला जनता के आशीर्वाद से भी तो लिया जा सकता है ना। एक एक लाठी का, एक एक जो हमारा कार्यकर्ता जख्मी हुआ है, बदला इस रूप में लेंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता का एक एक वोट, उनका आशीर्वाद, उनका जनादेश प्राप्त करके बदला लेने की बात कर रहे हैं वो। तौसीफ जी, जो ये तस्वीर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां दौरे पर जाते हैं, काफिले पर हमला हो जाता है। ये 15 मिनट में ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है जिसके बाद आप उसे नौटंकी करार दे देते हैं? कौन सी जांच हुई 15 मिनट में? देखिए, ये 15 मिनट वाली बात सिर्फ कल की नहीं है, इसके पहले सिलीगुड़ी में भी ड्रामा किया गया था। ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में कहा, जब वहां पे वेस्ट बंगाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बिना पे ये बात बताया कि पेलेट्स गन का इंजरी, शॉट गन का इंजरी, जो कि पुलिस कैरी नहीं करती, तो ये बीजेपी वाले उसमें भी इल्जाम लगा रहे थे कि पुलिस ने ही गोली मारा, पुलिस ने ही गोली चलाया। जबकि कल के हमले के बाद, कल जो कुछ हुआ, तौसीफ जी, कल जो कुछ हुआ उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है नौटंकी है, बीजेपी ने खुद अपने ऊपर हमला करा दिया। क्या आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है? क्या वहां पर कोई ऐसा सबूत, पुलिस के पास ऐसी कोई डिटेल, ऐसी कोई जानकारी है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है? 15 मिनट बाद बयान आ गया, कैसे? देखिए, यहाँ पे अगर कोई काफिले पे अगर कोई हमला होता है, इसका नुकसान किसे होगा? इसका नुकसान होगा तृणमूल को, और इसका फायदा किसको होगा? फायदा होगा बीजेपी को। तो तृणमूल वाले ऐसे काम को क्यों करवाएंगे जिससे उन्हें खुद को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो? सीधी सी बात है, तृणमूल के नेताओं का बयान आया, सुब्रत मुखर्जी मिनिस्टर है, उनका बयान आया कि भाई तृणमूल के लड़के तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तृणमूल के लड़के तो स्टेट भर में कैंप चल रहा है, 50 लाख से ज्यादा लोग द्वारे सरकार का कैंप चल रहा है, सरकार की स्कीम को लेकर के। नहीं, एक सेकंड, तौसीफ जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया, बीजेपी इन्वॉल्व है, तो फिर सरकार तो आपकी है ना, डालिए जेल के अंदर, क्यों अरेस्ट नहीं करते हैं? इस पर तो आपकी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं ना। पूरा देश अगर ये तस्वीर देख रहा है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो जाता है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग उसमें, तो आप उनको चार्ज करिए, जेल में डालिए उन्हें। क्यों फेल हो रही है सरकार इसमें? बिल्कुल डाला जाएगा। आप देखिए कि किसान बैठे हुए हैं विरोध में दिल्ली में, और ठीक उनके सपोर्ट में, किसान विरोध के समर्थन में जगह जगह में, पूरे देश भर में भी विरोध हो रहा है, और बंगाल में भी जगह जगह में किसान के समर्थन में लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें जब मामला ऐसा है, वहां से अगर काफिला गुजरता है, तो उसमें तो वो लोग कौन ढक्कर, कौन पत्थर मारा, कैसे ही इनको पहले से प्लानिंग था, कैसे ही लोग पहले से वीडियो बनाने लगे, वीडियो में दिखाया जा रहा कि पत्थर फेंका जा रहा। ये बहुत सारे विषय, बहुत सारे एंगल जिसका जांच होगा पूरे तरीके से। आप किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ पर किसानों की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप ही के वित्त मंत्री बजट सेशन में बोल देते हैं कि किसानों की 2,90,000 की इनकम है एनुअली। इतना पर कैपिटा इनकम नहीं है आपके राज्य में, और आप ये एक गलत फिगर कोट कर देते हैं, और फिर आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर किसानों का मुद्दा उठाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग गंभीरता से लें आपको। कैसे आपके वित्त मंत्री के पास ये फिगर आया है 2,90,000 का? सेंट्रल गवर्नमेंट, देश में किसान का नेशनल एवरेज नहीं है इतना, और आप किसान की बात ऐसे उठाते हैं। एक पॉलिटिकल हिंसा के ऊपर बात हो रही है और वहां पर आप किसान का मुद्दा उठा के लेकर आ रहे हैं। क्यों ना समझा जाए कि सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है? नहीं, देखिए, नेशनल एवरेज क्या है, और हमारे बंगाल में जो किसान रहते हैं, या बंगाल में जो जीडीपी है, या बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो क्या है? कि हमारी बंगाल की सरकार की पॉलिसी के तहत बंगाल में क्या पोजीशन है, और बीजेपी के सरकार की पॉलिसी के तहत नेशनल एवरेज क्या है, ये उसका उस फिगर को बताया गया। तो उसमें तो बंगाल बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अगर बंगाल में किसानों की हालत इतनी अच्छी है, बंगाल में किसानों की हालत इतनी अच्छी है, तो आप केंद्र सरकार से तो जो किसान सम्मान निधि है वो नहीं लेते हैं, लेकिन राज्य सरकार खुद 5-5 हजार किसानों को देने चली जाती है। अगर उनकी इनकम लाखों में जा रही है, तो क्यों आपको 5-5 हजार रुपए की सब्सिडी हर महीने उनको देने की जरूरत पड़ रही है? पहली बात। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों बेरोजगार लोग जो है वो राजनीतिक दलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? क्यों वहां पर वो एक ताकत हासिल करने के लिए उधर का रुख कर रहे हैं? आपके यहाँ पर कॉलेजेस की क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है? आंकड़े देने पड़ेंगे क्या मुझे आपको इसके लिए?
बीजेपी शासित राज्यों के बनिस्बत बंगाल का जो पोजीशन है वो उतना खराब नहीं है, ये बात है। भाई देश का तो बेड़ा गर्क मोदी ने कर ही दिया है, तो उसका तो असर हर एक राज्य में पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो राज्य बीजेपी के शासन में, उनसे बेहतर पोजीशन बंगाल का है, ये बात को मंत्री जी ने समझाया था। देखिए, ये सारा ड्रामा करने का एक ही मकसद है बीजेपी का, कि जो आज किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, और वहां पे जो मौत हो रहा है दिन ब दिन, वो जो प्रोटेस्ट के तहत कल एक किसी का मौत हुआ, उसके पहले डिबेट और चर्चा आज बंगाल पर हो रही है। बंगाल में जो कानून व्यवस्था है, 6 महीने बचे हैं चुनाव में, और उससे पहले जो परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही है, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जैदी साहब, आप चर्चा में आइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बंगाल में अब चुनाव जो है इसी हिंसा की जमीन पर लड़े जाएंगे? मीनाक्षी जी, टीएमसी और बीजेपी में आप कितनी समानता है आप वो देखिए। पहले दोनों मिलके वामपंथ को कोसते हैं, और राज्य सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है कि वो जनता को बताए, और केंद्र सरकार के पास भी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो जनता को बताए, तो दोनों मिलकर फिर हिंसा खेलते हैं। चुनाव 6 महीने बाद है और हम बहस कर रहे हैं हिंसा पर। यानी कि बीजेपी कहती है कि हम बदलापुर बना देंगे बंगाल को, और टीएमसी का नजरिया पहले से ही बदलापुर बनाने का है। तो दोनों की मानसिकता सेम है, क्योंकि ममता बनर्जी भी आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई हैं। ये कल तक ममता बनर्जी को कहना चाहिए दुर्गा का अवतार बताते थे। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है, राजधानी के ड्योढ़ी पर बैठकर इंसाफ मांग रहा है, और हमारी बदकिस्मती ये देखिए कि हम बहस कर रहे हैं बंगाल की हिंसा पर, कि आने वाले 6 महीने के अंदर बंगाल का जो चुनाव होगा किस मुद्दा पर होगा। अरे आइए, बीजेपी वाले और टीएमसी वालों को हम दावत देते हैं कि आइए किसानों की समस्याओं पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं, जो आप सरकारी कंपनियां जो बेची हैं आपने उन पे बात करते हैं, जो अपने आकाओं को पट्टे पर किसानों की जमीन आप देने जा रहे हैं, चलो उस पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं। ये उस पे बात करने को तैयार नहीं है। दोनों बंगाल को कुरुक्षेत्र बनाने, पश्चिम बंगाल में हिंसा के इस इतिहास से लेफ्ट के हाथ भी कोई साफ तो है नहीं, लेफ्ट के हाथ भी उससे साफ नहीं है, और इसीलिए बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक स्तर पर आकर नेताओं को, दलों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मेरा सवाल ये, ममता बनर्जी जो खुद आंदोलन करके, जो लेफ्ट के उस हिंसा के विरोध के बाद आगे निकल गई, मैं आ रही हूँ आपके पास जैदी साहब, मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। विशाल जी, सवाल ये उठता है कि जो ममता बनर्जी आंदोलन करके सत्ता में आती है, आज उनकी सत्ता में भी वही दिखाई दे रहा है जो लेफ्ट के दौर में हुआ। फर्क क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, बात बहुत स्पष्ट है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, परिस्थितियां भले ही बदली होती हैं। आज अभी तौसीफ जी कह रहे थे कि जो है ममता जी क्यों चाहेंगी कि हिंसा हो। अरे भाई, उसी लेफ्ट, जब लेफ्ट को हरा कर वो आई थी, तो क्या लेफ्ट से जो उनकी हिंसा हुई थी, क्या लेफ्ट ने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम हिंसा करें ताकि हम पावर से बाहर हो जाएं? तो ये साफ साफ कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज बंगाल में अत्याचार, अराजकता और अंधकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक हिंसा को संस्थागत रूप दे दिया गया है। आज बंगाल में 3 ही चीज मुझे दिखाई देती हैं, वो है 3 टी। एक तो तानाशाही, एक तुष्टीकरण और एक तोलाबाजी। क्या अचीवमेंट है बंगाल का, हमको बताइए। अभी तौसीफ जी किसानों की बात कर रहे थे, 70 लाख किसानों को इन्होंने कहां पर लाकर छोड़ दिया है, महज इस जिद में कि हम प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान जो निधि से पैसा जाएगा वो पहले हमको आए और उसके बाद में हम अपना कट मनी रोक लें, तब हम किसानों को दें। अरे भाई, पीएम ने कहा कि नहीं, हम डायरेक्ट किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। क्या अचीवमेंट है इनकी? आज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स को डाल दिया है, आज इन्होंने पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, आज इन्होंने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने पश्चिम बंगाल की सियासत को गर्म कर दिया। बीजेपी जहां हमले के पीछे टीएमसी का हाथ होने की बात कर रही है, तो वहीं टीएमसी ने इसे बीजेपी की चाल बताया। पश्चिम बंगाल में राजनीति के गिरते स्तर की ये तस्वीरें हैं, जहां सियासत और हिंसा का चोली दामन का साथ बनता जा रहा है। नेताओं की हत्या से लेकर हिंसक झड़प का सिलसिला अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच गई।
जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। बीजेपी ने हमले को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला किया। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट चालू होना चाहिए। बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली, इफ यू कुड एक्सप्लेन। नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बना कर रखा गया है। आज वहाँ कार्यक्रम में ना पहुँच पाए इसलिए पूरे रास्ता में और एंटी सोशल्स को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से भेजे गए जो सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देंगे। इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि आखिर सियासत में हिंसा कब तक? क्या पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से राजनीति नहीं हो सकती? आखिर कौन थे वो पत्थरबाज? पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी तेज हो गई है, वहीं लगातार हो रही हिंसा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दक्षिण 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमला कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुआ है पश्चिम बंगाल में कल, उसके बाद इसकी आंच दिल्ली तक भी दिखाई दे रही है। लेकिन अलग अलग शहरों में देखिए बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुए, मिदनापुर, दुर्गापुर, आसनसोल, बैरकपुर, जबलपुर, इंदौर। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह अब बंगाल दौरे पर जाएंगे। लेकिन इस बीच तलवारें खींची हुई हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। गुरु प्रकाश जी, कल जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, उन आरोपों में एक बात यह भी थी
कि 50 से भी ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बंगाल के इलाकों में पहुंच रहे हैं, तूफान पीड़ितों से मिलना है, मछुआरों से मिलना है, लेकिन जब इतने दलबल के साथ आप वहां पहुंच रहे हैं तो आप लोग भी एक माहौल बनाने की, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मना है क्या मीनाक्षी जी? मुझे समझ में नहीं आता है। जो नौटंकी का नाम दे रहे थे, एक वीडियो है मेरे पास, आप देख सकती हैं कि किस प्रकार गाड़ियों पे हमला किया जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी भी ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य है। मैं आपके माध्यम से ममता दीदी से हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, एक लाइन बोल दीजिए आप, कम से कम ये कह दीजिए कि हम इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, जांच सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी। एक लाइन में आपके माध्यम से आग्रह करता हूं आज ममता दीदी को कि आप एक लाइन में इस दुर्घटना की कड़ी निंदा करिए। उसमें क्या समस्या हो रही है आपको? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस को जिस प्रकार इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम कर रही है ममता दीदी की सरकार, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत अभी के अभी अविलंब कहें कि हम इस दुर्घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। मैं आपसे पुनः बोल रहा हूं, एक लाइन में ये बात तो आनी चाहिए ना, किसी के ऊपर भी हमले को तो कोई जायज नहीं ठहरा सकता। टीएमसी के जो साथी रूल ऑफ लॉ है, लोकतंत्र है। एक बड़े नेता अगर वहां दौरा कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह से हमला होगा तो फिर एक आम नागरिक की सुरक्षा आप कैसे इंश्योर करेंगे? कल ही जब घटना के तुरंत बाद ही जब मीडिया वाले सवाल जवाब कर रहे थे तो तृणमूल के बहुत ही सीनियर नेता सौगता रॉय, उन्होंने संग कहा, इस घटना की निंदा की और साथ में ये भी कहा, लेकिन साथ में नौटंकी भी कह दिया ना। तो बिल्कुल, तो निंदा का मतलब क्या है कि अगर कोई नौटंकी करेगा तो नौटंकी की निंदा नहीं होगी? नौटंकी की भी तो निंदा होनी चाहिए। आपको आना है, आपको काम कीजिए, आप शांतिपूर्वक काम कीजिए, आप प्रोटोकॉल शब्द तुरंत वापस लीजिए आप। नौटंकी क्या होता है? नौटंकी क्या होता है? नहीं देखिए तौसीफ जी, नौटंकी कुछ नहीं होता है। मैं बता सकता हूँ मीनाक्षी जी, जरा मुझे बोलने दीजिए। नौटंकी क्या बोल रहे हैं आप? सवाल ये नौटंकी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री कर रही हैं? अगर एक विजिट हो रहा है, एक दौरा हो रहा है, ये हक तो उनके पास है ना। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। पत्थर फेंका गया है, हमारे 8 कार्यकर्ता अस्पताल में हमारे 8 कार्यकर्ता, तृणमूल के मंत्री सुब्रतो मुखर्जी हमारे ने 8 कल कार्यकर्ता अस्पताल में एडमिट है, हाथ टूट गया है हमारे राष्ट्रीय महासचिव का। और इस घटना की निंदा की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि तृणमूल के वर्कर को, किसी को भी बीजेपी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी जी को आगे निंदा करनी चाहिए आपको। और उन्होंने पहले ही बोला कि भाई हमारे तृणमूल के जो वर्कर हैं, सुनिए प्रकाश जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग वहां पर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप वहां पर एक परसेप्शन आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि सब खराब है। ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। विशाल जी रुकिए, आपके पास मैं आऊंगी, एक सेकंड प्लीज, ये बात कंप्लीट होने दीजिए। एक तो नौटंकी बोलते हैं, नेशनल टेलीविजन पे शर्म नहीं आती आपको? ममता बनर्जी, भाजपा पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या नौटंकी थी। भाजपा कार्यकर्ता गणेश रॉय की हत्या नौटंकी थी। भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की हत्या नौटंकी थी। परिवार में बच्चे अनाथ हो गए हैं, महिलाएं विधवा हो गई हैं, नौटंकी नहीं है। शब्दों को वापस लीजिए आप तुरंत। परिवार में बच्चे अनाथ हुए हैं, बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं विधवा हुई हैं, नहीं सहेंगे इस बात को। नौटंकी आपने एक और बात बोला ना, ये बिल्कुल गलत है। तुरंत क्षमा मांगिए आप। गुरु प्रकाश जी, वो ये कह रहे हैं कि उनके लोग नौटंकी बोलते हैं, शर्म नहीं आती आपको? मनीष शुक्ला की हत्या। बंगाल पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फोर्स है जिसके लोग भी मारे गए हैं। और उसके लिए उन्हें पूरा झूठ है। विशाल जी एक सेकंड रुकिए ना, पहले एक से मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। जब मैं आपके पास आऊंगी आप तब बोलिएगा। एक सेकंड रुकिए, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी ऐसे में। प्लीज विशाल जी। तो आसिफ जी, मेरे पास यहाँ पर कुछ आंकड़े इस वक्त मौजूद हैं, सुनिए आप ध्यान से। सितंबर 2019, तौसीफ जी सुनिए, सितंबर 2019 भाजपा सांसद अर्जुन सिंह पर 24 परगना में भीड़ ने हमला किया। जुलाई 2020 उत्तर दिनाजपुर में भाजपा विधायक देवेंद्र रॉय का शव बरामद हुआ। जुलाई 2020 भाजपा कार्यकर्ता बापी घोष की पीट कर हत्या हुई। सितंबर 2020 बर्धमान के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की हत्या हुई। अक्टूबर 2020 भाजपा नेता मनीष शुक्ला की टीटागढ़ में गोलियों से भूनकर हत्या। नवंबर 2020 मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला। ये मैंने फिगर्स आपके पास तारीख के हिसाब से पढ़े हैं, इलाकों के हिसाब से पढ़े हैं। मुझे बताइए इन पर क्या एक्शन हुआ है,
कोई चार्जशीट, कोई गिरफ्तारी? जब अर्जुन सिंह के बारे में आपने बताया कि हमला हुआ, तो ये भी बता दीजिए कि वो तृणमूल में थे, वो बीजेपी में गए और उस इलाके में बीजेपी में आपस में फूट है। कुछ लोग बीजेपी को हैं जो बहुत पुराने दिन से बीजेपी करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तृणमूल से आप नए आदमी को ले लेते हैं, उनको मंत्री राशन में चोरी। मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछ रही हूँ तौसीफ जी, मेरा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर है। राज्य में अगर हत्याएं हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आपकी पुलिस के ऊपर आरोप ये है, आपकी पुलिस के ऊपर आरोप ये है कि वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगर वो जमीन पर इस तरह की हिंसा की घटनाएं होते हुए देख रहे हैं तो क्या चार्जशीट हुई है, क्या गिरफ्तारियां हुई है, कौन सी एफआईआर हुई है? ये सवाल है आपसे। बीजेपी के अगर पर्सनल निजी दुश्मनी में अगर कोई किसी के ऊपर हिंसा करता है, मार देता है, उसमें तृणमूल को आप कैसे? अरे जनाब, निजी दुश्मनी में भी अगर कोई मार रहा है किसी को तो कम से कम पुलिस अरेस्ट करेगी ना आरोपी को। उसके खिलाफ कदम उठाएगी। अगर बीजेपी का भी कार्यकर्ता अपने ही कार्यकर्ता को मार रहा है तो भी पुलिस अरेस्ट करेगी ना? सवाल ये है आपसे। पुलिस अरेस्ट करेगी। पुलिस क्यों निष्क्रिय दिखाई देती है जमीन पर? कितने लोग अंदर हैं, लेकिन पुलिस निष्क्रिय क्यों दिखाई देती है जमीन पर? ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि तृणमूल के लोग जब बीजेपी में या दूसरे पार्टी के लोग जब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं तो जो पुराने वर्कर हैं बीजेपी के, उनको उससे आपत्ति है। वो उनसे झगड़ा करते हैं कि तुम नए आदमी हो, हम पुराने आदमी हैं, इनमें झगड़ा होता है। इसका अब इल्जाम मुझे लग रहा है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शायद आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। देखिए, पूरा देश सुन रहा है आपको तौसीफ जी, जवाब नहीं दे पा रहे आप इस सवाल का। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर बीजेपी का ही कार्यकर्ता बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता को मार रहा है तो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये है मेरा आपसे, पर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। जैदी साहब का बोलेंगे, ठीक है जैदी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगा रहा है और सरकार सीधे तौर पर यह कह देती है कि ये तो नौटंकी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर चाहे राज्यपाल रिपोर्ट दे, फिर चाहे गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग ले, ये बेशक संवैधानिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर दिखाई तो ये औपचारिकता देती है। मीनाक्षी जी, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, हम उसकी निंदा भी करते हैं और भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर गैंगवार को राजनीतिक हिंसा नहीं कह सकते। ये गैंगवार है दो माफियाओं के बीच में, दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है। हम तो बीजेपी से कहते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय धरोहर को अपने मित्रों को लीज पर देने के बाद अब किसानों की जमीन लीज पर देना चाहती है और बंगाल पे इस पर चुनाव लड़ते हैं, इसे मुद्दा बनाते हैं कि आपने सारी राष्ट्रीय धरोहर अपने उद्योगपति मित्रों को लीज पर दे दी, चाहे वो लाल किला हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एयरलाइंस हो, सब सरकारी कंपनियां हो, सब अपने मित्रों को लीज पर दे दी। अब किसानों की जमीन लीज पर देना चाहती है, आओ इस पर चुनाव लड़ते हैं। ये जो आप गैंगवार कर रहे हैं टीएमसी के साथ मिलकर, क्या इस पर चुनाव होगा अब देश का? ये देश के मुद्दे कैसे थमेगा? ये हिंसा को देश का मुद्दा बनाया जाएगा, कैसे थमेगा? गतिविधियों को देश का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा आप लोगों ने तो 34 साल शासन किया वहां पर, क्या सुझाव है बताइए? शिक्षा पे बात करते हैं, कैसे स्वास्थ्य पर बात करते हैं। मीनाक्षी जी, हमारे 34 साल के शासनकाल के अंदर एक दौर वो था जब ममता बनर्जी स्कूटर पर बैठकर घूमती थी। ये दोनों मिलकर संगरूर पर और नंदीग्राम पर राजनीति करते थे किसानों पर। आज किसान जो है दिल्ली की दहलीज पर इंसाफ मांग रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? एफआईआर दर्ज करा रही है किसानों के खिलाफ, किसानों को आतंकवादी बता रही है, किसानों को नक्सलवादी बता रही है। कुछ जिम्मेदारी यहाँ पर राजनीतिक दलों को भी लेने की जरूरत है। यही बात मैं पहले भी आपको कह रही थी, कुछ जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को भी लेनी होगी। 34 साल आप लोगों ने शासन किया, 34 साल वाम दलों ने शासन किया और 97 में तत्कालीन वामदल की सरकार में गृहमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। विधानसभा में उन्होंने जानकारी दी कि 1977 से लेकर 1996 तक पश्चिम बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसाओं का शिकार हुए थे। आपके शासनकाल की बात है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं कि कैसे हल निकलेगा? कम से कम कोई सुझाव तो दीजिए, कम से कम कोई सुझाव तो दीजिए। मीनाक्षी जी, विशाल जी बोलिए। मीनाक्षी जी, ठीक है, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं। त्रिपुरा के अंदर जब वामपंथ की सरकार खत्म हुई थी तो त्रिपुरा को भी इन्हें बदलापुर बनाया था। भट्टाचार्य जी के स्टेटमेंट को कोट किया, त्रिपुरा को बदलापुर इन्होंने बनाया था
चुनाव जीतने के बाद सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों को जलाने का काम इन लोगों ने किया था। ये राजनीतिक हिंसाएं, इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? उन्होंने भी ये बात दोहराई थी। हल की तरफ बात करना होगा ना, सोल्यूशन की तरफ बात करनी होगी, कैसे रुकेगा ये? बनर्जी जी ने फाइल फेंक दी थी स्पीकर के सामने 2005 में, जब कहा था कि बाहरी लोग आ रहे हैं, और आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहरी कहा जा रहा है, गृहमंत्री जी को बाहरी कहा जा रहा है। हु आर यू टू डिसाइड? आप एक तब तो अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के नाते अफगानिस्तान का तालिबानी हिंदुस्तानी संस्करण था, आज उनको आप अफगानिस्तान के तालिबानी संस्करण को हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर। लोकतंत्र है ना, यहाँ पर लोकतंत्र है ना, तानाशाही तो नहीं है। तो या तो आप एक्सेप्ट करिए कि आपने केवल तानाशाही, तुष्टीकरण और तोलाबाजी को ही राजनीतिक पृष्ठ दिया है। आप ये बात स्पष्ट करिए कि आपके यहाँ केवल 3 नियम है, एक आपके नेफ्यू के लिए, एक आपके वोट बैंक के लिए, एक कॉमन सिटीजन के लिए। ये लोकतंत्र है ना, कोई नॉर्थ कोरिया तो नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे कि बाहरी है, बाहरी है। अरे भाई, कहीं पर भी कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए लोकतंत्र आपका नजर आ रहा है। ऐसे में आप रूल बयान देगा। प्रकाश जी, 6 महीने बाद चुनाव है और उससे पहले जो ये विवाद बचती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हिंसा की घटनाएं जिस तरह सामने आई है, जितनी इस राज्य में हिंसा हुई है देश के किसी राज्य में नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सबके बीच विकास का मुद्दा तो बहुत पीछे छूट गया है। कोई भी दल नहीं है जो विकास के मुद्दे की बात कर रहा है यहाँ पर। गुरु प्रकाश जी, जो है लोगों को मैसेज देना चाहते हैं तो मान्यवर नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई सीरियस विमर्श, कोई सीरियस संवाद इन लोगों से अपेक्षा की ही नहीं जा सकती है। जिन लोगों ने हिंसा को संस्थागत किया है, जो लोग हिंसा को, अरे आप एक सेकंड शांत हो जाइए सर, एक आप हिंसा को संस्थागत कर रहे हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, महिलाएं विधवा हुई हैं और आपको अभी भी नौटंकी नजर आ रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज आग्रह किया था कि कम से कम ममता दीदी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आकर के बोल दे कि हम इस दुर्घटना की कड़ी निंदा करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। सौगत राय कौन होते हैं बोलने वाले? सौगत राय तो कहते हैं डायमंड हार्बर जाने की क्या आवश्यकता थी। अब सौगत राय थोड़ी तय करेगी कि डायमंड हार्बर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। भारत का हिस्सा नहीं है डायमंड हार्बर। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसी नकारात्मकता बहुत क्लोजिंग पॉइंट, क्योंकि आप सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं, उनके समर्थक हैं आप। ममता बनर्जी ने जो काम किया है, ऐसा लग रहा है उस काम की चर्चाएं तो बहुत पीछे छूट गई हैं। हिंसा अगर प्रमुखता से जमीन पर दिखाई देगी तो नुकसान तो आपको भी होगा ना, ममता बनर्जी के शासन को भी उस पर सवाल खड़े होंगे। क्लोजिंग कमेंट। मैं यही कह रहा था कि कल ममता बनर्जी ने अपने 10 साल के कामों का, डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया है। जब ममता बनर्जी ने गवर्नमेंट को लिया तो उससे पहले एजुकेशन सेक्टर का जो बजट था वो 13,872 करोड़ था, उसको उन्होंने बढ़ा करके 37,069 करोड़ कर दिया है। आप देखिए कि लगभग 68 लाख लड़कियां जो है उनको फायदा हुआ कन्याश्री और सबुज साथी प्रोग्राम से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। और कन्याश्री और सबुज साथी प्रोग्राम ऐसा है जिसको इंटरनेशनल अक्लेम मिला है। और इसमें देखिए कि ये क्या करता है, ये लड़कियों को स्कूल की एजुकेशन कंटिन्यू करने में और अर्ली मैरिज, जो बाल विवाह होता है, उससे बचाने में इसकी मदद करता है। आप देखिए कि लगभग 113 लाख स्टूडेंट पश्चिम बंगाल में 1 लाख की आबादी पर 12 कॉलेज है। 1 लाख की आबादी पर 12 कॉलेज है, जबकि नेशनल एवरेज है 1 लाख की आबादी पर 28 कॉलेजेस का। यहां से आप परिस्थितियों को देखिए कि अगर विकास के, जनता से जुड़े मुद्दे चर्चा में पीछे छूट जाएंगे और हिंसा अगर इस तरह से सुर्खियां बटोरेगी तो ये राज्य के विकास के लिए तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। और ये हम सभी को, कम से कम राजनीतिक दलों को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप वहां पर चाहते हैं कि जनता आपको कुर्सी सौंपे तो। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। उसने अपनी रणनीति भी बना रखी है। पार्टी ने पहले से तय कर रखा था कि हर महीने उसके बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसी कड़ी में जेपी नड्डा पहुंचे थे। मकसद साफ है, 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में अब की बार बीजेपी का कमल चमके। बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में काफी पहले से कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के पार जाएगा। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो
एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट फ्रंट के लाल किले को गिराया तो वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तब 34 साल पुराना लाल दुर्ग गिरा था। अब बीजेपी 10 साल में ही ममता सरकार को तृणमूल के साथ उखाड़ फेंकना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पहले भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी बंगाल में लगाया जा रहा है। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता उसको निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले महीने की शुरुआत में अमित शाह पहुंचे थे और अब नड्डा ने दल बल के साथ डेरा डाल दिया। और उस कड़ी में जब पत्थरबाजी होने लगी तो बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर हमला बोल रही है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। वो कहते हैं 200 सीट मिलेगा। नहीं, तो दिल्ली से आके कहना आसान है, पैसा खर्च करके कहना आसान। वैसे भी ग्रेटर नोएडा नगर निगम और राजस्थान पंचायत पोल से बीजेपी का जोश हाई है। उससे पहले बिहार में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में अपने बंगाल मिशन के लिए बीजेपी त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा से मणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूला पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं दिखता नहीं है। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो। डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे, इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। तो यूं समझिए कि सन 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और अपने पूरे दमखम के साथ बंगाल में चुनावी राजनीति के लिए उतर गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ठान ली है कि पूरा दमखम लगाकर अपने वर्चस्व को बचाए रखने का हर प्रयास करेंगी। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बढ़ती राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के बगैर क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन इस हुंकार पर फैसला पश्चिम बंगाल के वोटरों को करना है, जिन पर दावा ममता बनर्जी का भी है। दिल्ली में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।